नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम सीधे बात कर रहे हैं उस खगोलीय घटना की जिसने हाल ही में मतलब पिछले हफ्ते ही दुनिया भर में लाखों लोगों का ध्यान खींचा। 7 और 8 सितंबर 2025 का पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे ब्लड मून भी कहा गया। हमारे पास क्रिम्सन स्पेक्टिकल द 2025 ब्लड मून इक्लिप्स नाम के लेख से कुछ काफ़ी दिलचस्प जानकारियां हैं। और देखिए, ये कोई ऐसा वैसा चंद्र ग्रहण नहीं था। बताया जा रहा है कि ये हाल के सालों में सबसे लंबे ग्रहणों में से एक था और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला भी। सोचिए जरा, दुनिया की लगभग 85% आबादी, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका के हिस्से, सबने किसी न किसी रूप में इसे देखा। तो आज इस चर्चा में हमारा इरादा यही है कि इसके पीछे का विज्ञान समझें, दुनिया भर में इसका अनुभव कैसा रहा वो देखें, और हाँ, अलग अलग संस्कृतियों में, मान्यताओं में इसके क्या मायने निकाले गए, इस पर भी बात करें। तो तैयार हैं इस खगोलीय सफ़र के लिए। और सबसे बड़ा सवाल जो शायद सबके मन में घूम रहा था, आखिर वो चांद पूरी तरह लाल क्यों हो गया था? उनके लिए इसके क्या मायने थे? चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो याद करते हैं 7-8 सितंबर 2025 की वो रात। आसमान पर वाकई एक कह सकते हैं अद्भुत नज़ारा था। भारत की बात करें तो ग्रहण की प्रक्रिया शाम से ही शुरू हो गई थी, मतलब धीरे धीरे। रात करीब 8:58 पर चांद ने पृथ्वी की हल्की बाहरी छाया में एंटर किया, जिसे पेनुम्ब्रल फेज कहते हैं। वो पहला हिंट था कि हाँ, कुछ खास होने वाला है। फिर रात 9:57 के आसपास चांद पृथ्वी की गहरी मतलब अंदरूनी छाया के किनारे को छूने लगा। तो वो आंशिक ग्रहण शुरू हुआ। चांद का एक हिस्सा जैसे कटा हुआ सा दिखने लगा। और फिर रात 11 बजे वो जादुई पल आया, पूर्ण ग्रहण, टोटैलिटी, जब पूरा का पूरा चांद पृथ्वी की सबसे घनी छाया अम्बरा जिसे कहते हैं उसमें समा गया। इसी पूर्ण ग्रहण के दौरान चांद अपनी पीक पर था रात 11:41 पर, जब वो सबसे ज्यादा गहरा और वो जो कहते हैं लाल दिख रहा था। ये अवस्था रात 12:22 तक चली। उसके बाद चांद धीरे धीरे पृथ्वी की छाया से बाहर निकलने लगा और आखिरकार रात 2:25 तक पूरी तरह से ग्रहण से बाहर आ गया। मतलब ये पूरी कहानी कई घंटों तक चली आराम से। और भारत में तो इस बार कह सकते हैं देखने वालों की चांदी हो गई। मौसम ज्यादातर जगह साफ था और पूरे देश में लोगों ने इस नज़ारे को, वो भी बिना किसी खास टेलीस्कोप या सेफ्टी गियर के, अपनी आंखों से देखा। बिल्कुल। और 2018 के बाद ये पहला ब्लड मून था जो इतने साफ तौर पर दिखा। तो जाहिर है उत्साह बहुत ज्यादा था लोगों में। हाँ, और ये उत्साह सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये सच में एक ग्लोबल एक्सपीरियंस था। हालांकि हर जगह एक जैसा नहीं। एशिया और ऑस्ट्रेलिया में तो लोगों ने पूर्ण ग्रहण का पूरा नजारा देखा। मतलब दिल्ली से लेकर सिडनी तक आसमान में वो गहरा लाल चांद छाया हुआ था। बड़ा नाटकीय दृश्य रहा होगा। यूरोप और अफ्रीका में तस्वीर थोड़ी अलग थी। वहां लोगों को पार्शियल इक्लिप्स देखने को मिला। या फिर कुछ जगहों पर, जैसे लंदन और केप टाउन में, जब चांद उगा वो पहले से ही ग्रहण की हालत में था। सोचिए, उगते हुए ही ग्रहण लगा चांद। ये भी एक अलग ही अनुभव रहा होगा। हाँ, अमेरिका वाले जरूर इस बार कह सकते हैं चूक गए। उनके यहाँ से ग्रहण नहीं दिखा, लेकिन उनके लिए भी खबर है, अगला पूर्ण चंद्र ग्रहण जो मार्च 2026 में है, वो उनके यहाँ से बेटर दिखेगा। तो उम्मीद है। यानी दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से एक ही खगोलीय घटना को एक्सपीरियंस किया। ये अपने आप में कमाल की बात है। पर अब आते हैं उस सवाल पर जिसने सबको सबसे ज्यादा खींचा, ये लाल रंग। चांद अचानक खून जैसा लाल क्यों हो गया? इसका विज्ञान क्या है? हाँ, ये ब्लड मून नाम जितना सुनने में नाटकीय लगता है ना, इसके पीछे का विज्ञान उतना ही सटीक और सुंदर है। ये लाल रंग असल में हमारी पृथ्वी के वायुमंडल का एक कमाल है। और इसके पीछे जो प्रक्रिया काम करती है, उसे हम रेले स्कैटरिंग कहते हैं। रेले स्कैटरिंग, ओके। हाँ, आसान भाषा में समझें तो कहानी ये है कि जब सूरज की रोशनी हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती है, तो हवा में जो बहुत छोटे कण होते हैं, गैस के अणु वगैरह, वो उस रोशनी को बिखेर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। और ये बिखराव नीले रंग की रोशनी के लिए सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ छोटी होती है। यही वजह है कि हमें दिन में आसमान नीला दिखाई देता है।
क्योंकि नीली रोशनी चारों तरफ बिखर जाती है। अच्छा, हाँ, ये तो पता है। बिल्कुल। अब चंद्र ग्रहण के टाइम क्या होता है, पृथ्वी आ जाती है सूरज और चांद के ठीक बीच में। हम्म। तो सूरज की सीधी रोशनी चांद तक पहुंच नहीं पाती, ब्लॉक हो जाती है। लेकिन पूरी तरह अंधेरा नहीं होता चांद पर। होता यह है कि सूरज की कुछ रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल के किनारों से होकर गुजरती है, जैसे रिंग के चारों तरफ से। इस सफर में नीली रोशनी तो वायुमंडल में ही बिखर जाती है, जैसा हमने कहा, लेकिन जो लंबी वेवलेंथ वाली लाल रोशनी है वो कम बिखरती है और वो वायुमंडल से पार निकल जाती है। ओके। तो लाल वाली बच जाती है। हाँ, बच जाती है। और इतना ही नहीं, पृथ्वी का वायुमंडल एक लेंस की तरह भी काम करता है। वो इस बची खुची लाल रोशनी को मोड़कर, मतलब रिफ्रैक्ट करके, चांद की सतह पर फेंक देता है। तो पूर्ण ग्रहण के समय जो हल्की सी रोशनी चांद पर पड़ रही होती है ना, वो असल में दुनिया भर के सूर्योदय और सूर्यास्त की लालिमा होती है, जो पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर मुड़कर चांद तक पहुंचती है। इसीलिए चांद हमें लाल दिखाई देता है। अरे वाह, मतलब चांद का लाल रंग असल में पृथ्वी के वायुमंडल का रिफ्लेक्शन है, दुनिया भर के सनराइज और सनसेट की मिलीजुली रोशनी। बिल्कुल सही, एक तरह से यही है। ये समझना तो वाकई अद्भुत है। रेले स्कैटरिंग, अब ये नाम याद रहेगा। और ये लाल रंग कितना गहरा होगा, हल्का नारंगी, तांबे जैसा लाल या एकदम खून जैसा गहरा लाल, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय पृथ्वी के वायुमंडल के उन हिस्सों में कितनी धूल है, ज्वालामुखी की राख है, बादल हैं या प्रदूषण है, जिनसे होकर रोशनी गुजर रही है। वायुमंडल जितना साफ होगा, रंग उतना हल्का नारंगी सा होगा। जितना धूल भरा या प्रदूषित होगा, रंग उतना ही गहरा लाल दिखेगा। तो शायद 2025 का ये ग्रहण इसलिए इतना गहरा लाल दिखा क्योंकि वायुमंडलीय स्थितियां वैसी थी। कमाल है। लेकिन विज्ञान तो एक पहलू हुआ, जैसा कि स्रोत में भी इशारा है। ऐसी घटनाओं का गहरा सांस्कृतिक और ज्योतिषीय महत्व भी तो होता है ना? निश्चित रूप से। हजारों सालों से इंसान आसमान की इन घटनाओं को देख रहा है और उनके मतलब निकालता रहा है। विज्ञान के आने से बहुत पहले से ये घटनाएं अक्सर रहस्यमयी और शक्तिशाली मानी जाती थी। शगुन, अपशगुन, तरह तरह की बातें। और कई संस्कृतियों में आज भी चंद्र ग्रहण को एक महत्वपूर्ण घटना, एक संकेत के तौर पर देखा जाता है। हाँ, जैसे स्रोत में जिक्र है कि भारत में कुछ समुदायों ने मस्जिदों में सलात अल खुसूफ नाम की खास नमाज अदा की, जो ग्रहण के समय पढ़ी जाती है। ये दिखाता है कि लोगों के लिए सिर्फ एक खगोलीय नज़ारा भर नहीं है, बल्कि उनकी आस्था, उनकी परंपराओं से जुड़ा एक मौका भी है। ये कनेक्शन देखना दिलचस्प है। बिल्कुल। और फिर ज्योतिष का क्षेत्र आता है, जहां ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का असर इंसानी जिंदगी पर देखा जाता है। ज्योतिषियों ने इस ग्रहण पर खास ध्यान दिया क्योंकि ये मीन राशि यानी पाइसीज में हुआ था। और ज्योतिषीय मान्यताओं के हिसाब से मीन राशि का संबंध होता है अंत से, किसी चीज के समापन से, हीलिंग से, आध्यात्मिक बदलावों से, ऐसी चीजों से। अच्छा। हाँ, तो स्रोत के अनुसार कुछ ज्योतिषियों ने इस ग्रहण के मीन राशि में होने को बदलाव का एक बड़ा संकेत माना। उन्होंने कुंभ राशि एक्वेरियस वालों के लिए थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी, जबकि मेष, एरीज, वृश्चिक, स्कॉर्पियो और धनु जैसी कुछ राशियों के लिए इसे अच्छा या शुभ बताया गया। पर यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो स्रोत में ज्योतिषीय व्याख्यान दिए गए हैं। हाँ, ये जरूरी है बताना। जी, हमारा मकसद इन मान्यताओं को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि कैसे एक ही खगोलीय घटना को विज्ञान से अलग भी अलग अलग नजरियों से देखा और समझा जाता है। सही कहा, ये बात महत्वपूर्ण है। विज्ञान हमें बताता है कैसे हुआ, और संस्कृति या ज्योतिष हमें क्या मायने निकालने के अलग अलग तरीके दिखाते हैं। दोनों की अपनी जगह है। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं जो शायद ये नज़ारा नहीं देख पाए, मिस कर दिया। क्या उन्हें आसमान में ऐसे और मौके मिलेंगे? हाँ, बिल्कुल। ब्रह्मांड ऐसे मौके देता रहता है। अगर कोई 2025 का ये ब्लड मून देखने से चूक गया तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। जैसा कि स्रोत ने बताया गया है, अगला पूर्ण चंद्र ग्रहण बहुत दूर नहीं है, 3 मार्च 2026 को है। और अच्छी खबर यह है कि एशिया और अमेरिका दोनों महाद्वीपों से दिखाई देगा। अरे वाह! और उसके बाद भी क्या भारत से देखने का मौका जल्दी मिलेगा फिर से? हाँ, उसके बाद एक और पूर्ण चंद्र ग्रहण है जो भारत से अच्छे से दिखाई देगा। ये होगा 31 दिसंबर 2028 और 1 जनवरी 2029 की दरमियानी रात को। मतलब नए साल का स्वागत ब्लड मून के साथ। क्या बात है! तो हाँ, खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए आने वाले सालों में भी काफी कुछ है देखने को। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को
समेटते हैं। हमने 7-8 सितंबर 2025 के ब्लड मून की घटना को देखा, एक ग्लोबल खगोलीय नज़ारा जिसने दुनिया के बड़े हिस्से को एक तरह से जोड़ा। हमने इसके पीछे का विज्ञान समझा, कैसे पृथ्वी का वायुमंडल वो रेले स्कैटरिंग के जरिए सूरज की रोशनी को फिल्टर करके सिर्फ लाल रंग को चांद तक पहुंचने देता है, जिससे वो अद्भुत लालिमा पैदा होती है। और हमने ये भी देखा कि कैसे इसी वैज्ञानिक घटना को अलग-अलग सांस्कृतिक चश्मों से देखा गया। कहीं इसे धार्मिक महत्व दिया गया, खास प्रार्थनाएं हुई, तो कहीं ज्योतिषी मान्यताओं में इसे बदलाव और राशियों पर असर से जोड़ा गया। ये विज्ञान और विश्वास का कह सकते हैं एक दिलचस्प संगम दिखाता है। साथ ही हमने भविष्य में आने वाले ऐसे ही ग्रहणों पर भी एक नज़र डाली, ताकि कोई अगला मौका न चूके। ये सोचने वाली बात है ना कि हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज बिना किसी वैज्ञानिक समझ के ऐसे लाल चांद को देखते होंगे, तो उनके मन में क्या विचार आते होंगे? क्या डर लगता होगा या आश्चर्य होता होगा? आज हम जानते हैं कि ये रेले स्कैटरिंग है, पृथ्वी के वायुमंडल का खेल है, पर क्या इस जानकारी ने उस नज़ारे का जो विस्मय है, जो हैरानी है, उसे कम कर दिया है? या फिर विज्ञान उस विस्मय में एक और परत जोड़ देता है कि देखो कितना अद्भुत सिस्टम है ये सब? क्या भविष्य में इन घटनाओं को देखने का हमारा नजरिया सिर्फ वैज्ञानिक रह जाएगा, या ये जो सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव है वो हमेशा बना रहेगा? ये सवाल शायद हमेशा हमारे साथ रहेगा। बिल्कुल। ब्रह्मांड हमें लगातार सोचने और हैरान होने के मौके देता रहता है, ये तो पक्का है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।